अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे एसेट्स बताने जा रहा हूं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। अगर किसी भी आदमी ने पैसा बनाना है या अपने पैसे को सेव करना है या लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो ये 3 जो एसेट्स हैं उनको बाय करने में आप बिल्कुल भी देर मत लगाएं। मैं आपको 3 ऐसे एसेट्स बताने जा रहा हूं जो कि आज के टाइम में बाय करना इंतहाई ज़रूरी है। इनमें से कोई एक ख़रीदना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, पैसा नहीं बना सकेंगे और अपने पैसे को सेव नहीं कर सकेंगे। और इनमें से एक एसेट ऐसा भी है कि जिसको ख़रीदना वो टाइम की ज़रूरत बन गया है। उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन इतना है, उसके बाद लोगों के जो एसेट्स हैं वो डी वैल्यू हो रहे हैं, उनकी प्राइसेस कहीं पे गिर रही हैं, सस्ते बिक रहे हैं या ख़रीदने में महंगे हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन 3 एसेट्स में से एक एसेट ऐसा है कि जो वाकई में वक्त की ज़रूरत है, उसको ख़रीदना इंतहाई ज़रूरी है। तो हम 1 बाय 1 इन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से एक आदमी ने, जो कि मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने 6 लाख लगा के तो अब वो 3 करोड़ प्लस की उनके पास एसेट्स हैं। यानी सिर्फ 6 लाख लगाने के बाद कुछ ही अरसे में 3 करोड़ प्लस उन्होंने किस तरह से बनाया और कितने अरसे में बनाया, ये सारा उन्होंने किस तरह से बनाया, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर इस चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे कि मेरे पास जब इनफ मनी होगी तो उस वक्त मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अदरवाइज उससे पहले मैं सोचूंगा नहीं। मतलब प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट मैंने उस वक्त करनी है जब मेरे पास इनफ पैसे होंगे। जो लोग इसका वेट करते रहते हैं वो कभी भी आगे नहीं निकल सकते। आपको अपना बजट बनाना पड़ता है, उसमें आपको मैनेज करना पड़ता है कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं किस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई कि आपके पास बिल्कुल भी अगर कुछ नहीं है तो आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपको देखना है कि आपने अपने बजट को किस तरह से स्क्वीज करना है। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, किस तरह से प्लानिंग करनी है आपने कि आप एक प्रॉपर्टी से दूसरी और दूसरी प्रॉपर्टी से तीसरी किस तरह से बना सकते हैं। उसमें हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेते हैं कि लेट से आपके पास अगर एक अपार्टमेंट है, उसका अगर एक मुनासिब रेंट आ रहा है, लेट से एक अपार्टमेंट है, आपने वो 70 लाख का लिया हुआ है और उसको 2 साल हो गए हैं, अभी उसकी प्राइस लेट से 90 लाख है, 95 है या 1 करोड़ है और आपको उसका रेंट आ रहा है लेट से 35,000 या 40,000। आपका जो प्रॉपर्टी का सर्कल है उसके अंदर आपको बेस्ट देखना है कि अभी इस 1 करोड़ की क्या वैल्यू है, कि अगर मैं लेट से कहीं पे उसको सेल करता हूँ, किसी प्लॉट के अंदर लगाता हूँ या कहीं और ऐसी जगह में मैं, कुछ लोग यहाँ पे ये करते हैं कि लेट से 40,000 अगर आपको रेंट आता है तो वो मैक्सिमम 1 साल का 12 महीने का कितना बनेगा, 3 से 4 लाख आप कह लें। तो कुछ लोग ये करते हैं कि वो जो 3 से 4 लाख होता है उसके पीछे वो अपना 1 करोड़ पे ब्लॉक रखते हैं। वो बिल्कुल भी दूसरी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखते। बाज़ औक़ात ये भी होता है और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पे भी लेट से 70 लाख का 10 मरले ले लिया, 50 लाख का ले लिया, 60 लाख का ले लिया, तो वो साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उसमें 20 लाख प्रॉफिट होता है, 10 लाख प्रॉफिट होता है, 15 लाख प्रॉफिट होता है। तो अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपको साल में रेंट अगर एक अपार्टमेंट का 40,000 के हिसाब से लेट से 3 लाख 4 लाख आता है, तो उधर से प्रॉफिट 2 साल में आपको अगर 20 लाख का आ गया तो फिर भी आपके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा हो गया, जनरेट हो गया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते और वो इसी चीज़ के ऊपर रहते हैं कि रेंट आ रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ते। और सेम इसी तरह की एग्जांपल प्लॉट है, अगर आपके पास हाउस है, शॉप है कोई, तो आपने उसका जो मंथली इनकम है वो देखनी है और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी देखनी है कि मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस रेंट से कई गुना ज़्यादा खुद अर्न कर सकता हूँ। तो अब मैं उस एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूँ कि किस तरह से एक आदमी ने, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके पास अराउंड 2005 या 6 इस तरह से उनके पास पैसे थे, तकरीबन 6 लाख। उन्होंने एक जगह इन्वेस्ट कर दिए, एक जगह उन्होंने प्लॉट ले लिया 10 मरले का, और वो जगह इस तरह की थी कि मतलब रजिस्ट्री के थ्रू वो जगह उन्हें मिली। प्लॉट कोई मतलब हाई फाई कोई सोसाइटी नहीं थी,
उस वक्त 2005-6 के अंदर ये सोसाइटीज़ का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था या इतनी ज़्यादा ये सोसाइटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो लैंड थी किसी बंदे से उन्होंने परचेज़ कर ली, तो वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने डिसीजन गलत कर दिया, ये ऐसी जगह पे ले ली कि यहाँ पे पता नहीं ये रीसेल भी नहीं होगी और प्राइस भी इसकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन के 5-6 साल उन्होंने उसको रखा और 5-6 साल रखने के बाद उन्होंने उसको सेल किया 29 लाख का। 29 लाख का जब उन्होंने सेल किया तो फिर उस 29 लाख में उन्होंने 1-2 लाख रुपए और डाले और उन्होंने सीडीए के एक सेक्टर में 5 मरले का प्लॉट खरीद लिया और वो 5 मरले का प्लॉट जो है वो इसी तरह चला गया 80 लाख के ऊपर, फिर 80 लाख पे गया, फिर 90 पे गया, 1 करोड़ के ऊपर गया और उन्होंने फर्दर जो है वो उसको रीसेल करके फिर एक जगह पे उन्होंने किस्तों के ऊपर अपार्टमेंट ले लिया और फिर साथ में वो उन्होंने एक प्लॉट और ले लिया। तो इस तरह करते कराते यानी आज की डेट में उनके जो एसेट्स हैं वो 3 करोड़ प्लस के हैं। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि एक आदमी जिसके पास बहुत लिमिटेड इनकम है वो अगर 2006-07 में वो ये सोचता कि यार 3-4 साल बाद मेरे पास पैसे आएंगे तो उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो कहाँ से उसके पास पैसे आते और कहाँ से वो इन्वेस्ट करता। अगर ये 6 लाख के 29 लाख ना बनते तो उन्होंने आगे कोई स्टेप नहीं लेना था। और अगर वो 29 लाख भी किसी ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट ना करते कि जिस जगह में सीडीए के असल में उन्होंने ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया कि जो सेक्टर बिल्कुल अभी डेवलपमेंट की स्टेज के बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर था, तो वहाँ पे जब गैस आई, फिर बिजली लगी, सारी चीज़ें हुई, डेवलपमेंट हुई, तो उसकी रेट भी बूस्ट कर गए। फिर उन्होंने फर्दर वो जब 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ के ऊपर वो गया तो उसको उन्होंने रीसेल किया, फिर उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर एक जगह फ्लैट बुक किया, फिर एक उन्होंने और प्लॉट ले लिया, तो इसी तरह मतलब उनका काम शुरू हो गया। तो आज उनके पास जो है वो 3 करोड़ प्लस के एसेट्स हैं। मुझे जहाँ पे भी मौका मिलता है तो मैं हमेशा लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो आज से, कल नहीं आज से। हाँ, आज से आप ये नहीं कर सकते कि आपने मतलब जाएं कि किसी जगह से पैसे उठाएं और जाएं और बुकिंग कर लें, ये नहीं हो सकता। आज से काम स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आज से आप अपने अगले 30 डेज़ का बजट बनाएं, उसके ऊपर प्लानिंग करें कि आपने किस तरह से बजट के अंदर से स्क्वीज़ करनी है कोई चीज़ और आपने जमा करके तो आपने एसेट्स बाय करने हैं। लेट से आप बुकिंग के ऊपर कोई प्लॉट ले लेते हैं छोटा, जितनी आपकी हैसियत है, तो वही कल के दिन बढ़ता जाएगा और उसी में से अल्लाह ताला बरकत डालता है। फिर नंबर 2 के ऊपर है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेसेस। अब ये वाला पॉइंट उन लोगों के लिए है कि जिनके पास थोड़े बहुत पैसे ऑलरेडी हैं और उनको फर्दर उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन में फर्दर उन्होंने इन्हेंस करना है, इसको बढ़ाना है, वेल्थ क्रिएशन को, अपनी वेल्थ को, अपनी दौलत को, पैसों को बढ़ाना है। वो ये कर सकते हैं कि आजकल जो है ये स्टोर्स का काम काफ़ी अच्छा जा रहा है। मतलब वो स्टोर्स के साथ, स्टोर्स में अगर वो ख़ुद से टाइम, पहली बात तो ये है कि वो अगर उनके पास दूसरी तरफ से टाइम है तो वो ख़ुद से स्टोर्स का काम कर सकते हैं, रिटेल का काम कर सकते हैं। और एक और अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में अपनी कुछ अमाउंट शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपने किस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना है, कितने पैसे लगाने हैं, ये टोटली आपकी स्किल्स के ऊपर है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना या बंदों को किस तरह से परखना है कि किसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं बना पाएंगे। आप किसी ऐसे गलत बंदे को पैसे पकड़ा देंगे कि जिसका प्लॉट डॉक्यूमेंट्स फेक होंगे या कोई आपके साथ धोखा हो जाएगा। ये आप ज़रूर माइंड में रखिए कि आपकी जो स्किल्स हैं, दूसरे बंदों को पहचानने की स्किल्स हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। कहाँ पे लगाना है, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्टोर्स के बाद आप प्रोडक्ट्स की होलसेल का काम आप कर सकते हैं, सप्लाईज का। जिस तरह के अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर रिस्पांस अच्छा हुआ तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप होलसेल को मतलब होलसेल के प्रोडक्ट्स आप मार्केट से उठा के आप सप्लाई कर सकते हैं स्टोर्स के ऊपर और वहाँ से आप उसके बीच में से आप अपना मार्जिन रख सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में नंबर 2 के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन शेयर्स के अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना ना, लोग उसको काफ़ी रिस्की समझते हैं और वो वाकई में रिस्की होता भी है।
उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे मार्केट के ऊपर जो है वो रियल मानों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी वजह से जो है वो आपको लॉस काफ़ी हो जाता है। स्टेबिलिटी के अंदर जो है, जैसे अब यूरोप की मार्केट्स में अगर स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो उनके मार्केट्स काफ़ी स्टेबल होती हैं, और वहाँ पे जो ये शेयर्स ख़रीदने वाले टेक्निक्स वाले लोग होते हैं वो लोग काफ़ी कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप बैठ के जो कमोडिटीज़ की मार्केट है, जिस तरह से ये होता है कि यहाँ पे बैठे बैठे आप अपना पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट खोलते हैं और आप क्रूड ऑयल बाय कर सकते हैं, गोल्ड बाय कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। मतलब वो एक पूरा प्रोसीजर है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है। मे बी मैं लेटर ऑन इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। और इसके बाद नंबर 3 एंड लास्ट के ऊपर है इन्वेस्टमेंट इन रियल मनी। ये वो वाला मोस्ट वांटेड पॉइंट है जो कि जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि आज के दौर में, इस इन्फ्लेशन के दौर में, इस ऑप्शन में इन्वेस्ट करना, इस एसेट में इन्वेस्ट करना हर बंदे की ज़रूरत बन चुका है तकरीबन। लेकिन ज़्यादातर इसमें वो लोग इन्वेस्ट करने, उन लोगों को फ़ायदा होगा कि जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़रा अच्छी है। लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाले भी कर सकते हैं, उन्हें उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होगा। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो डॉलर हैं, रुपीज़ हैं, पाउंड्स हैं, जो भी करेंसी है, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई थी? पहले शुरू में गोल्ड के ऊपर आपका कारोबार हुआ करता था। मतलब रियल मनी जो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो गोल्ड है। अब उसके बाद क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये किया कि गोल्ड के अगेंस्ट वो नोट इशू करना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी इन रियल सेंस अगर देखा जाए तो रियल मनी जो हमारी है वो गोल्ड ही है। जिस मुल्क के पास जितना ज़्यादा गोल्ड है वो मुल्क जो है वो उतना ज़्यादा अमीर है या कामयाब है। तो आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जितना भी इन्फ्लेशन होगा वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। मतलब लेट से आप डॉलर ख़रीदते हैं या रुपीज़ आपके पास होते हैं, तो डॉलर का रेट अगर बढ़ जाएगा, आपका रुपीज़ जो है वो डी वैल्यू हो जाएगा। मतलब जो चीज़ आप रुपीज़ से आज बाय कर सकते हैं, हो सकता है आप साल बाद उतने ही पैसों से उतनी चीज़ 1 साल बाद आप ना बाय कर सकें। या इसी तरह ऑन दी अदर हैंड, अभी तक डॉलर तो क्रैश नहीं किया, लेकिन किसी को क्या पता है कि अगर लेट से डॉलर भी क्रैश कर जाता है तो आपके पास अगर डॉलर है तो फिर भी आप नुकसान में हैं। रिस्क आपको है हर एक करेंसी के अंदर। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड होगा तो गोल्ड कभी क्रैश नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो रियल वैल्यू है, रियल मनी है। इसके मैं आपको 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स बताता हूं कि जो उसमें नंबर 1 है, इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये कि मार्केट में कोई भी करेंसी है वो कितनी ही क्रैश कर जाए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका गोल्ड की जो वैल्यू है वो उधर ही रहेगी और बढ़ती रहेगी। और नंबर 2 के ऊपर है गुड वे टू सेव मनी फॉर फ्यूचर। मतलब ये एक अच्छा रास्ता है फ्यूचर के लिए मनी सेव करने का, जिसके अंदर रिस्क नहीं है। और नंबर 3 के ऊपर है इजी टू बाय एंड वेरी इजी टू सेल इन द मार्केट। मतलब आप किसी भी ट्रस्ट वर्दी ज्वेलर से आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं इजीली, और किसी को भी आप मार्केट में किसी भी वक्त रीसेल कर सकते हैं। नंबर 3 है डज नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस। मतलब आपको ये नहीं करना कि ये प्रॉपर्टी की तरह नहीं है या पैसों की तरह नहीं है कि लेट से अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस भी गिर सकती है और उसकी प्राइस ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ये जिस तरह मैंने नंबर 2 के ऊपर आपको बताया कि बिजनेसेस के अंदर बिजनेस क्रैश भी कर सकते हैं। और अगर आपने करेंसी रखी हुई है तो करेंसी आपकी चोरी भी हो सकती है, वो बैंक से भी कोई निकाल सकता है। आपको ये पता है ना कि अगर आपके बैंक में, पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं और वो अचानक अगर कोई फ्रॉड से निकाल लेता है तो आपका 1 करोड़ रुपये अगर पड़ा हुआ है तो उसमें सिर्फ 5 लाख का बैकअप है। बैंक आपको सिर्फ 5 लाख वापस करेगा, बाकी 95 लाख का बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस लिहाज से भी गोल्ड जो है वो ईजी इसकी मेंटेनेंस और कीपिंग है। मतलब आप इसे ईजीली रख सकते हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी। और नंबर 5 के ऊपर है प्राइस स्टेबिलिटी इज़ एन एडिड एडवांटेज। इसमें प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो एक एडवांटेज है, इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि प्राइस इसकी स्टेबल रहती है गोल्ड की। और नंबर 6 के ऊपर है कि ये इजीली जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन को।
नाज़रीन, इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।